अगर हम देखें तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत्वा विधायक, मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे। और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे हैं उनके लिए जवाब क्या है। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देख करके जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। हालांकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि साइलेंस इज गोल्ड। जब उसके से मिलती जुलती हम लोग हिंदी में कहावतें या उसके आसपास की कहावतों को पढ़ते हैं या संस्कृत की जब सोचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हालांकि वो संस्कृत का मैं बोल नहीं सकता हूं, किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड, उससे मिलती जुलती जो संस्कृत में एक मुहावरा बोलें या सेइंग बोलें या कोट बोलें, उसका मतलब यह है कि विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। विद्वानों के सभा में
मूढ़ के लिए मौन ही आभूषण होता है। और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में ही किए, और यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी बड़े जागरूक समझदार लोग हैं, वो उर्दू को भी जानते हैं, हिंदी को भी समझते हैं, अंग्रेजी को भी समझते हैं। तो सोचिए, पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे। उनसे पूछिए, हालांकि भाषण में उन्होंने कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है। 9 बार, 9 टाइम्स। जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुवान, बस्ती, तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया, क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेल की हिंदी क्या है, इंजन की हिंदी क्या है, स्टीयरिंग व्हील की हिंदी क्या है, क्लच की हिंदी क्या है, गियर की हिंदी क्या है, गियर, हैंडल, प्लेटफॉर्म, इनकी हिंदी क्या है, क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ होगा, एक्सप्रेसवे, अपील, मजिस्ट्रेट, पुलिस, बैटरी, बैट, सिम, मोबाइल, शैम्पू, स्क्रीन, शर्ट, लूट, कार। हिंदी और इंग्लिश है क्या चीज? हाँ, उर्दू वर्ड है, उर्दू वर्ड जोड़ा मैंने। तो उनको मैंने एक किताब दी थी कल। मैंने कमाल अख्तर जी से कहा था कि स्पीकर जी के माध्यम से कुंभ पर जो स्टडी की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, साउथ एशिया डिपार्टमेंट ने वो जो स्टडी की थी, वो उस किताब को भेंट किया था मुख्यमंत्री जी को स्पीकर साहब के माध्यम से। तो अंग्रेजी में भिजवाई थी मैंने, और अंग्रेजी में इसलिए भिजवाई थी मैंने, अंग्रेजी को सजाने के लिए और हिंदी को पढ़ने के लिए मैं भेज दूंगा कमाल अख्तर जी के माध्यम से। जो अंग्रेजी में भेजी है मैंने उन्हें, वो सजाने के लिए, और हिंदी में ये भेज रहा हूं किताब पढ़ने के लिए। कमाल अख्तर जी दे देना उनको, बहुत छोटी। क्योंकि 9वां बजट था इनका, यूपी नंबर 1 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र और उनके संकल्प, अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये पहला उनका संकल्प था। कितने बजट पेश हो चुके हैं? 9। पहला घोषणा पत्र का पहला है उनका शब्द ये। दूसरा, वो कहते हैं कि हम 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर के प्रदेश भर के किसानों की मदद करने का काम करेंगे। कितने पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में? 25,000 करोड़ रुपया, और 9 बजट इनके चले गए हैं।
1000 करोड़ कह रहे हैं, भामाशाह भाव स्थिरता कोष को बनाएंगे जिसमें आलू, टमाटर, प्याज जैसे सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। 1000 करोड़ किसके लिए? भामाशाह योजना ला करके जो हमारी सब्जियां या अन्य फसलें, मान लीजिए बुंदेलखंड में हमारे मूंगफली हो रही है, या बुंदेलखंड में हमारे तिल की पैदावार है, सरसों की पैदावार है, या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में टमाटर है, कैप्सिकम है, अन्य फसलें, उसके लिए मदद करने के लिए किसान के लिए 1000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेंगे। हमारा बुंदेलखंड का किसान बर्बाद हो गया, मूंगफली उसकी खरीदी नहीं गई। अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा फसलों का। आप में से जानते होंगे कहां फसलों का न्यूनतम दाम मिलेगा। जो हमारे सरकार, जो समाजवादी सरकार में मंडियां बनी थी, उन मंडियों को अगर चौपट किसी ने किया तो इस सरकार ने चौपट कर दिया। कोई भी नई मंडी नहीं बनी है एक भी, जहां किसान जाकर के अपनी एमएसपी ले सके। ऐसे तमाम उनके वो बिंदु हैं जो घोषणा पत्र में शामिल थे और 9 बजट के बाद भी हम देख रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि हम गन्ना किसानों का अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो हम उसमें इंटरेस्ट देकर के उनका भुगतान कराने का काम करेंगे। पहले दिन से ये सरकार कहती कि हमने इतना पेमेंट किया है, इतना भुगतान किया है, एक बकाया नहीं बताते हैं, और दूसरा क्या कीमत बढ़ाई है गन्ने की, कितना रेट बढ़ाया गन्ने का, आज तक सरकार नहीं बता रही है। हमारे विधायक तमाम बैठे हमारे साथ, उसी गन्ना क्षेत्र से आते हैं, पंकज मलिक बैठे हैं। अभी सहारनपुर में होकर के आया हूं, वहां भी कई महत्वपूर्ण किसान नेताओं से मैं मिला, पत्रकार साथियों से मैं मिला और उनसे जानकारी ली है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान चाहते थे गन्ने की कीमत बढ़े। सोचिए, डबल इंजन की सरकार ने दोनों बजटों ने ऐसा डबल ब्लंडर किया है कि किसानों की गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा पाए, गन्ने की कीमत रेट नहीं बढ़ा पाए, और 14 दिन तो भूल जाइए आप। फिर ये सरकार कहती है कि हम 4000 एफपीओ बनाएंगे, एफपीओ, और उनको 18 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। कितने रुपए? उन्हें 18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एफपीओ को। सरकार बताए कितने एफपीओ की मदद की है। प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। ये डबल ब्लेंडर सरकार ने अगर एक भी मेगा फूड पार्क विकसित किया हो तो सरकार बताए। मेगा फूड पार्क, और मुझे याद है उस समय की सरकार से मिलकर के, उस समय की दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कई फूड पार्क के लिए, प्रोसेसिंग के लिए योजनाएं लागू की थी, जिसमें मुझे याद है एक कन्नौज और दूसरा बस्ती में। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या रुख अपनाया है कि अभी तक वो चालू नहीं हो पाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया इजराइल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, और कई एक्सपर्ट साइंटिस्ट उसमें थे शामिल, जहां पर किसानों को कैप्सिकम, टमाटर या ग्रीन हाउस में तैयार कर करके किसानों को उपलब्ध कराते थे, जिससे किसानों की आय बढ़ सके, उनकी पैदावार अच्छी हो। सरकार आते ही बजट नहीं दिए जा रहे कहीं भी। कोई भी एक्सीलेंस सेंटर बनाया, उसमें कहीं भी कोई बजट का इंतजाम नहीं है, ना साइंटिस्ट को बुलाया जा रहा है। फिर ये कहां से आय दोगुनी कर देंगे? जो लोग सशक्त नारी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि यूपीपीएससी में हम महिलाओं की संख्या दुगनी कर देंगे सरकारी नौकरियों में। इनके घोषणा पत्र में है कि पीएससी में हम लोग दुगनी कर देंगे। आज बताएं कितनी दुगनी हो गई है? 500 करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट
सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेंगे। कहो तो ये मुख्यमंत्री जी पढ़ भी ना पाए। स्मार्ट सिटी बनाते बनाते ये स्मार्ट क्लास भी बनाने लगे हैं। ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लासरूम बनाई जाएंगी। कंप्यूटर लैब, साइबर लैब, आर्ट रूम निर्माण की जाएंगे। वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण होंगे। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रो रही है कि उसे बजट मिल जाए। सोचिए क्या लिखते हैं अपने घोषणा पत्र में कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय बनाएंगे। जो आपके नाक के नीचे है विश्वविद्यालय, वो फंड के लिए रो रहा है। और बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का क्या हाल होगा वो आप बेहतर समझते होंगे। स्वस्थ प्रदेश बनाएंगे, इसके लिए हम एड लास्ट में एक दिखाएंगे आपको। पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट को इलाज की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है। हम लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे किसी योजना के माध्यम से। 30,000 करोड़ मतलब सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि वो इलाज खुद दे, वो चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें आए। और जो वित्त मंत्री हैं, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप दोनों स्कीम से मिलकर के शाहजहांपुर का पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था। उस समय वित्त मंत्री के गृह जनपद का मेडिकल कॉलेज ही में कुछ नहीं हो रहा है। इलाज तो दूर, दवाई तो दूर। जो मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जो स्टाफ की जरूरत होती है, वो स्टाफ ही नहीं है वहां पे। और आपको याद होगा जिस समय मैं सदन में था कि उस मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर की जरूरत है, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है, कितने अन्य स्टाफ की जरूरत है, उसकी पूरी सूची पढ़ी थी मैंने। जब वित्त मंत्री के अपने गृह जनपद के मेडिकल कॉलेज की ये हालत हो, स्वास्थ्य की ये हालत हो, मैंने जानकारी की है शाहजहांपुर की, एक भी एम्बुलेंस नहीं चल रही वहां पर। फोन मिलाने पर एम्बुलेंस ही नहीं आती है। घंटों इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। सोचिए वित्त मंत्री के जनपद का ये हाल। और अभी हाल में मैं कैंसर इंस्टीट्यूट गया था, क्योंकि इधर अगर हम डेटा सरकार का देखें तो डायबिटीज, हार्ट, किडनी और कैंसर, इन गंभीर बीमारियों से बहुत गरीब के घर में परेशानी आ रही है। बहुत बड़े पैमाने पे ये बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो पर्याप्त इलाज मिलना चाहिए, समय से इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर समय से इलाज मिल जाएगा तो खर्चा भी कम होगा और जीवन भी बचाया जा सकता है। लेकिन समय पे इलाज नहीं सरकार दिला पा रही है। अभी जब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट गया, तो जब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट में पहुंचा हूं तो सबसे पहले मरीज जिससे मैं टकराया वो गोरखपुर की थी बेटी एक। सोचिए कैंसर इंस्टीट्यूट में अचानक हम लोग गए, और जब मैंने कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में गया और मैंने जानना चाहा कि मरीज कहां इंतजार करते हैं, कहां आराम करते हैं, तो वहां पर देखा कि जहां पर ओपीडी बनी हुई है बिल्डिंग की, उसी पर जमीन पर अपना गद्दा बिस्तर लगा करके सो रहे हैं। और जो सबसे पहले मैं टकराया, गोरखपुर की बेटी से टकराया मैं। उसके ब्रेन में पानी निकालने का या ट्यूमर की शिकायत थी, कैंसरस था, इसलिए पानी निकाला जा रहा था, उसका फर्दर इलाज होना था। आप सोचिए प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 साल से हैं, 9 साल से, और गिनती कर लेना गोरखपुर कितनी बार गए, गोरखपुर कितनी बार पहुंचे हैं। कुंभ का तो गिनती आ गई है, कुंभ में कितनी बार गए वो। अयोध्या की भी गिनती आती है, बनारस की भी गिनती आती है कि ये पहले मुख्यमंत्री जो इतनी बार गए हैं। सोचिए गोरखपुर में जाने के बाद भी कैंसर का इलाज गोरखपुर में ना उनके बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है और ना ही एम्स में है। उस गरीब परिवार को इलाज कराने के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट में।
सोचिए आप, उसके लिए बजट, पर्याप्त बजट नहीं दे रही सरकार। कितने वर्ष लग गए उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। जब मैं एक बार औचक निरीक्षक करने गया था, ऐसे ही औचक निरीक्षक नहीं बोलेंगे, अपने बनाए हुए कैंसर इंस्टीट्यूट को देखने, बजट के दिन हमारे साथ चौधरी साहब भी थे। तो जब पहुंचे तो पूछा कि डायरेक्टर कहां है, तो डायरेक्टर साहब को आने में आधा घंटा लगा। वो आना इसलिए नहीं चाहते कि क्या जवाब दें बजट का। अभी हम लोग विधायक लोग सब गए मिल करके, डायरेक्टर गायब हो गया वहां से, और इसलिए चले गए कि क्या बताएं। वो तो काम करना चाहते हैं, डायरेक्टर, डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं। वहां इंस्टीट्यूशन में जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो अच्छा काम करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने नाम तो बदल दिया, लेकिन बजट नहीं दे रही सरकार। वहां पर जो मशीन आनी थी, पैट स्कैन मशीन, वन ऑफ द बेस्ट मशीन है वहां की, जो लगनी थी आज तक नहीं लग पाई हैं। कई मशीनें इसलिए नहीं लग पा रही हैं क्योंकि ठेकेदार नहीं सरकार तय कर पा रही है। और ठेकेदार क्यों नहीं तय हो रहा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। अब ये बात मैं नहीं कह सकता हूं, ये बात लगता है इन्हें पता है, हमारे पत्रकार साथियों को, यही बात है, सही कह रही है, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि यूपी भारत है। यूपी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बताओ, उत्तरांचल के लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, और उत्तरांचल में जमीन नहीं ले सकते हम लोग जाएं तो, वहां 370 लगा दिया उत्तराखंड में। तो ये तो मेडिकल की व्यवस्था, किसी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएं और उसमें चले जाएं, जो प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया था, शिलान्यास कराई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अपने प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी का हाल क्या है बताइए आप लोग। अब तो बजट में 1 ट्रिलियन वाली बात भी नहीं आ रही है। आप सब लोग बैठे हो, कितनी बार 1 ट्रिलियन आया इसमें? 1 ट्रिलियन कितनी बार आया इस बार? 1 ट्रिलियन अगर आया हो तो बताइए आप। और वो 1 ट्रिलियन तो पा ही नहीं सकती है सरकार, जिस गति से ये ग्रोथ रेट हो रही है इसमें, कभी नहीं पहुंच सकते वहां तक। क्या और बताएं इनका, सब धोखा ही धोखा है। इन्हें केवल बजट देना चाहिए था अपना जुमला मंत्रालय के लिए। और बजट की पहली लाइन, मतलब सेकंड लाइन जो लिखते हैं बजट की, हम लोग क्या गलत बोल रहे थे? अगर आप बजट की सेकंड लाइन पढ़ेंगे आप, और उस बजट की सेकंड लाइन में लिखा गया है कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ, हालांकि वर्ड महाकुंभ कहीं नहीं हमारे वेदों में नहीं है, 144 वर्षों में आता है। तो हम क्या गलत बोल रहे थे बताइए आप? हम लोग भी तो ये बात कह रहे थे कि हर कुंभ 144 वर्ष बाद आता है। हर कुंभ 144 वर्ष बाद ही आएगा। क्या गलत कह रहे हैं? जो बात हम लोग कह रहे थे वो आपने लिख दी अपने बजट के स्पीच में, और इनकी बजट स्पीच बिना उर्दू के पूरी नहीं हुई। लगता है वित्त मंत्री ने बजट गोपनीयता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखाया। अगर मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया होता तो शायद वित्त मंत्री ये शेर नहीं पढ़ पाते कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। सोचिए आप, ये गोपनीयता उन्होंने बना के रखी,